नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय नंबर 1 शो शंखनाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश की धड़कनें एक बार फिर से बढ़ी हुई हैं क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत में दस्तक दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त यही है। चिंता की बात यह है कि कर्नाटक में 2 ऐसे पॉजिटिव मिल गए हैं जिनमें कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दोनों साउथ अफ्रीका से भारत आए दोनों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो चुकी है। अब 2 केस आने के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। 66 साल 46 साल इन दोनों शख्स की उम्र है। इनमें से एक जो है वो दक्षिण अफ्रीका से आया है। 29 देशों में अभी तक 373 केस मिल चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। अगर तपाक से किसी से भी गले लग जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सैनिटाइजर भूल जाते हैं या बाजारों में बेफिक्र होकर घूमने जाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस बात का डर था वही हुआ। तमाम कोशिशों, तमाम सुरक्षाओं और तमाम तरह के एहतियात के बाद भी भारत में कोरोना के सबसे घातक और तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के 2 केस कर्नाटक में मिले हैं। 66 साल और 46 साल के लोगों में ओमिक्रॉन पाया गया है। दोनों पॉजिटिव साउथ अफ्रीका से आए थे। पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे देश में 2 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हमारे इस नेटवर्क के द्वारा डिटेक्ट किए गए हैं कर्नाटक में, जिसकी रिपोर्ट कल रात काफी लेट आई थी, जिसको हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और वह जो 2 केस हैं उनके बारे में हम बताना चाहेंगे कि उसमें से एक केस 66 साल के एक मेल है, दूसरा केस 46 साल के एक मेल है। दोनों को आइसोलेट किया गया है। हमारा प्रोटोकॉल है, ना कि हमारे इंसाकॉग नेटवर्क ने उसको समय पर डिटेक्ट किया, बल्कि एज ए प्रोटोकॉल, एज ए प्रैक्टिस जो हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की पद्धति भी शुरू हुई है और जितने उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं और जितने सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हैं उन सबको ट्रेस कर लिया गया है और उन सबकी टेस्टिंग करके उनको एज पर प्रोटोकॉल हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस खबर ने पूरे देश का चैन छीन लिया है। पूरे देश की धुकधुकी एक बार फिर बढ़ने लगी है। एक बार फिर कान नहीं, धड़कनें सुन रही हैं सन्नाटों से उपजी चीखें। लॉकडाउन, सील, क्वारंटीन, आइसोलेशन जैसे भारी भरकम शब्द फिर से मस्तिष्क में उलझने लगे हैं, क्योंकि संकट फिर से बढ़ता दिखाई दे रहा है। ओमिक्रॉन के दस्तक दिलों पर दहशत बनकर छा रही है। हालांकि ओमिक्रॉन को रोकने के लिए आज संसद में विस्तार से चर्चा हुई। लोकसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विस्तार से इसकी जानकारी दी। वर्तमान में 11 देशों के लिए हमने एट रिस्क उन 11 देशों को रखा है। जिन देशों से हमारे यात्री भारत आएंगे उनकी सबकी टेस्टिंग हमें सुनिश्चित करनी होगी। वो 11 देश हैं यूरोप के सारे कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम समेत, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोट्सवाना, चाइना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल। उन 11 एयरपोर्ट्स का हमारा अनुमान था कि करीब 8,500 यात्री इन 11 देशों से उन 11 एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसलिए पूरी टेस्टिंग की प्रक्रिया की तैयारी, आरटीपीसीआर भी और रैपिड आरटीपीसीआर भी, दोनों की तैयारी हमने की है। कल के आंकड़े ये हैं कि करीब 5,500 लोगों की टेस्टिंग इन 11 एयरपोर्ट्स और बाकी नॉट एट रिस्क को मिलाकर 26 एयरपोर्ट्स में हुई है। एक बुरे दौर के वापस लौटने की दस्तक ही डराने वाली है। इसीलिए हवाई अड्डों पर सुरक्षा का जाल बिछाया गया है, कहीं से भी कोई चूक न होने पाए। मुसाफिरों को हवाई अड्डे पर उतरते ही इसीलिए घर की गाड़ी लेने की जगह सीधे कोरोना टेस्ट के लिए जाना पड़ रहा है। एक है नॉर्मल टेस्ट और एक है रैपिड फायर। नॉर्मल टेस्ट लाइक वो ले रहे हैं 8 घंटे और जो रैपिड फायर है वो 1 घंटा बोल रहे हैं, बट 1 घंटे में किसी को रिपोर्ट दी नहीं, तो अंदर काफी लोग परेशान हो रहे हैं। जो बच्चों के साथ छोटे छोटे बच्चे वेट नहीं कर पा रहे। बेशक यात्रियों के लिए थकाऊ और तकलीफ देह अनुभव हो सकता है, लेकिन ओमिक्रॉन से बचने के लिए इतनी सख्ती और सतर्कता जरूरी भी है। कल अलग अलग एयरपोर्ट्स पर करीब 5,500 यात्रियों की जांच की गई। इनमें 3,300 यानी 60% यात्रियों ने आरटीपीसीआर टेस्ट कराए, जबकि 40% ने रूटीन जांच कराई। करीब 3,300 मतलब 60% यात्रियों ने रैपिड आरटीपीसीआर को चुना है
और करीब 2500-2000 लोगों ने नॉर्मल RT-PCR को चुना है और उसके तहत इनकी सारी की चेकिंग होकर फिर एयरपोर्ट से ये प्रस्थान इनका हो चुका है। नए नियम के मुताबिक एट रिस्क देशों से आने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर टेस्ट करवाना ही होगा। रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही उन्हें एयरपोर्ट के बाहर जाने दिया जाएगा और उन्हें फिर 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। इसके बाद उन्हें एक बार फिर टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही वो बाहर जा सकेंगे। कंट्रीज एट रिस्क हैं, वहां पर 72 घंटे से पहले वाले टेस्ट के अलावा भी अगर कोई यात्री वहां से आते हैं तो उनको कंपलसरी RT-PCR टेस्टिंग एयरपोर्ट पर करानी पड़ेगी और अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तब क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के द्वारा उनका इलाज किया जाएगा और उसके साथ ही उनका सैंपल जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा कि कहीं उसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट तो नहीं है। इसके साथ ही अगर उनका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वह होम क्वारंटाइन में 7 दिन रहें और 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहने के बाद 8वें दिन फिर से रीटेस्टिंग कराएं। नियम जरूर सख्त हैं, बावजूद इसके ये चिंताजनक है कि देश में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है। बेहतर यही है कि नियमों का सख्ती से पालन कीजिए क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय यही है। दिल्ली से पॉलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुधाकर इस वक्त बोल रहे हैं क्योंकि दोनों केस वहीं पर पाए गए। आपको सीधे लिए चलते हैं। Separately, we have been taking care of them. They are all doing fine. They are not presenting any serious symptoms. So that is a very satisfactory thing that we should all be looking at. Let us not complicate things. Let us address to the situation that as it is. We are all aware that this mutant may be presenting mild to moderate, unlike the virulent form of the Delta virus. That should be the take that we should all be. We should talk in that language, that line. Let us not complicate. Let us not horrify the general public. Let us only give them the proper guidelines. Let them behave themselves. Let us go back to masking. Let us also observe the social distancing. Let us follow the strict social disciplines that is required to protect ourselves. कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कहा कि ये डर की तो बात है लेकिन हमें पैनिक नहीं होना है, यानी कि दहशत नहीं फैलानी है। इस पर ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना है लेकिन हमें ख्याल ज़रूर रखना है। ओमिक्रॉन की दहशत जो है उसका साया पूरे देश पर है, मगर इस संकट के तर भारत की राजनीति अपने पूरे शबाब पर भी है। पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी, टीएमसी की मुखिया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन दिनों घूम घूम कर भारत भ्रमण कर रही हैं। पूरा प्रयास कर रही हैं कि विपक्ष का वो सबसे बड़ा चेहरा बन सके। ममता बनर्जी स्वयं को विपक्ष का चेहरा सिद्ध करने के लिए कांग्रेस को खारिज भी कर रही हैं। क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। बंगाल को लूट करके पूरा देश में टीएमसी को फैलाने की जो प्रयास हो रही है, बंगाल के लोग इसमें खुश नहीं है। यूपीए अगर कोई नाम नहीं है तो इतने राज्यों में कांग्रेस का जो अस्तित्व है। सवाल तो उन्होंने ठीक ही उठाया है। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? ये मोदी जी और दीदी जी ये नया सूर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जंग दिल्ली के सिंहासन की है, जंग मोदी लहर के तूफान से लड़ने की है, जंग 2024 की है। लेकिन सवाल बड़ा है, मोदी के खिलाफ विपक्ष का चेहरा होगा कौन? वो कांग्रेस जो 2 बार मोदी लहर की आंधी में उड़ चुकी है, या फिर वो ममता बनर्जी जिन्होंने बंगाल फतह कर विरोधियों के अंदर एक उम्मीद जगाई है? अब जंग विपक्ष के इसी चेहरे को लेकर है, जहां ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच ठन चुकी है। मेरे को मन था कि आज जो परिस्थिति चल रहा है देश में, जैसा फैसिज्म चल रहा है, इसको खिलाफ में एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव फोर्स बनाना चाहिए। अकेला कोई नहीं कर सकता है, जो स्ट्रॉन्ग जिधर में है उसको लेके करना पड़ेगा। इसी के लिए सारोद जी इज द सीनियर मोस्ट लीडर। बहुत दिन से हम सारोद जी का साथ में काम किया है। अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? करेगा बैठ के
यूपीए क्या है ये ममता बनर्जी को पता नहीं है क्या, पता नहीं। मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा पागलपन शुरू कर दिए हैं। उनको लगा कि सारे हिंदुस्तान ममता बनता करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मतलब बंगाल नहीं है, बंगाल के मतलब हिंदुस्तान नहीं। और बंगाल में भी अभी ममता बनर्जी जो चाल चाली थी पिछले चुनाव में, वो धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। क्यों खींच के शरद पवार को क्यों लाया जा रहे हैं? शरद पवार हम सबके, हमारे सबके लिए वरिष्ठ नेता है हमारे लिए। दीदी सियासी खेल की पुरानी खिलाड़ी रही हैं। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस पर उस जगह चोट की है जहां पार्टी को सबसे ज्यादा दर्द हो। ममता ने राहुल गांधी के विदेश दौरों पर इशारों में तंज मारा तो कांग्रेस मानो बौखला गई। हमको क्या है इधर उधर जाने के लिए? हम इसी के लिए घूमने की कोशिश किया कि अगर हम जाएंगे तो हमारा सबसे लोग भी जाएगा, एक कंपटीशन बनेगा। दूसरी बात यह है, अगर कोई कुछ करते ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो, तो पॉलिटिक्स कैसे होगा? पॉलिटिक्स में आपको कंटिन्यूअस एंडेवर देना चाहिए। अगर राहुल जी के खिलाफ वो गाली ना देंगे तो मोदी जी कैसे खुश रहेंगे? मोदी जी की तो एक ही दुश्मन है हिंदुस्तान में, राहुल जी। कोविड से लेके किसान मुद्दे से लेके हिंदुस्तान के हर मुद्दे पे, चाइनीज अटैक के लेके हर मुद्दे पे बोलने वाला कौन है? राहुल जी। राहुल जी को मोदी ने क्या कहते हैं, बीजेपी क्या कहते हैं, विदेश में रहते हैं। दीदी ने क्या कहती है, विदेश में रहती है। ममता भले ही खुद को कांग्रेस के विकल्प के रूप में तैयार कर रही हो, यूपीए की जगह तीसरे मोर्चे को बीजेपी के खिलाफ खड़ी करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अभी विपक्ष का कोई भी नेता ममता के समर्थन में और कांग्रेस के खिलाफ खुलकर नहीं बोल रहा। वहीं बीजेपी ममता की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर रही है। तो राजनीतिक बात है, उससे बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। यूपीए क्या है, एनडीए क्या है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। हम भी चाहते यूपीए मजबूत हो आज से ज्यादा, लेकिन एनडीए का अस्तित्व कहाँ? एनडीए है आज एनडीए का भी कोई वजूद नहीं है। कहाँ है एनडीए? शिवसेना बाहर निकल गई, अकाली दल बाहर निकल गई, एनडीए में कौन बचा है? मुझे बताइए। बात सही है, लेकिन क्या है, किस आधार पर मोदी जी को घेरेंगे विपक्ष वाले, ये प्रश्न है। मुंबई, गोवा और त्रिपुरा जाने से सरकार पार्टी खड़ी नहीं होती है। बंगाल को जो संभाल नहीं पाते वो बाकी देश को क्या संभालेंगे? इधर ममता ने कांग्रेस पर हमला किया तो उनके सलाहकार और बंगाल में टीएमसी की जीत के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट कर कांग्रेस की लीडरशिप पर सवालिया निशान खड़े किए। कांग्रेस जिस विचार और दायरे का प्रतिनिधित्व करती रही है वो एक मजबूत विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप और खास किसी विशेष शख्स के पास इसका दिव्य अधिकार नहीं है। वो भी तब जब पार्टी बीते 10 सालों से 90% से ज्यादा चुनाव हार चुकी है। ऐसे में विपक्ष की लीडरशिप का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होने देना चाहिए। ममता ने अभी तक किसी भी ऐसी पार्टी को नहीं छेड़ा है जो बीजेपी को सीधे टक्कर देती हो, चाहे वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो या फिर यूपी में अखिलेश यादव। ममता का सीधा टारगेट कांग्रेस को कमजोर करना है। पूरब से पश्चिम तक कांग्रेस के किले में चुन चुन कर सुराख करने में लगी हुई है। गोवा में तृणमूल कांग्रेस की एंट्री हुई तो मेघालय में टीएमसी ने कांग्रेस के विधायक तोड़े, तो मणिपुर में भी टीएमसी तेजी से पैर पसार रही है। स्मॉल वर्कर है तो सारे हिंदुस्तान में वही लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, हम लोग कुछ नहीं करते। देखिए, ये ममता बनर्जी ये बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हुई थी, रिश्ता पुरानी है। ये रिश्ता को नवीकरण किया जा रहे हैं क्योंकि खुद को, पार्टी को और खासकर भतीजे को बचाना है। दीदी का खेला शुरू हो चुका है। लड़ाई अब तीसरे मोर्चे और यूपीए की है। लड़ाई मोदी के खिलाफ चेहरे की है, जिसके जंग का ऐलान ममता बनर्जी ने किया है। आज तक ब्यूरो। और अब खबर उत्तर प्रदेश में मंदिर मस्जिद पर मचे घमासान की। एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा में मंदिर निर्माण के लिए ट्वीट किया था। आज केशव प्रसाद मौर्य ने खुलकर उसी बात को आगे बढ़ा दिया और अकेले केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान पर ही मंदिर का ही उल्लेख है। अब उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में मंदिर पर संग्राम है।
मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि का फैसला आएगा और राम जन्मभूमि मंदिर की शुरुआत। ऐसा है, जब ये हारने लगे तो पागलपन हो गया। जब तक मंदिर की बात ना हो, जब तक मस्जिद की बात ना हो, जब तक हिंदू की बात ना हो, जब तक मुसलमान की बात ना हो, तब तक क्या खाक यूपी में चुनाव है? तो आइए यूपी के चुनाव का लुत्फ उठाइए, क्योंकि बीजेपी ने अपना मंदिर कार्ड मार दिया है विपक्षियों के माथे पर। पहले ट्वीट किया था केशव मौर्य ने, अब सीधे सीधे वही बात कि अयोध्या काशी में मंदिर निर्माण जारी है। हाँ, मथुरा की तैयारी है। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है। बाबा विश्वनाथ मंदिर का भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी में, और मथुरा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, यह हर श्री कृष्ण जी के भक्त की इच्छा है, आकांक्षा है। मैं भी उस भाव को ही प्रकट किया हूं। मंदिर वाला दांव बीजेपी का आजमाया हुआ दांव है। ये दांव हर दौर में जीत की गारंटी बना है, बढ़त लेने का जरिया बना है। अटल आडवाणी से लेकर मोदी और शाह तक मंदिर मंदिर बात चली है, पता चला है। ऐसे ही तो यूपी में कमल का फूल खिला है कि नहीं? जय श्री राम, जय जय श्री राम। कोई नहीं मानता था कि राम जन्मभूमि का फैसला आएगा और राम जन्मभूमि मंदिर की शुरुआत होगी। मित्रों, यही अखिलेश जी, मुझे ठीक याद है 2014 में मुख्यमंत्री थे, ताने लगाते थे, मैं प्रभारी था, ताना लगाया था वही मंदिर बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने आज अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर के निर्माण का काम किया। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तो जो बोले सो बोले, अब तो बीजेपी वाले भी वही बोले हैं। गृह मंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक सबकी जुबान पर राम है, सबकी जुबान पर मंदिर है, चुनाव है और मंदिर के नाम पर तनाव है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का समाप्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के परिकल्पना से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, आज देश सुरक्षित हाथों में दुनिया के अंदर समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है और उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि यूपी के बाहर रहने वालों को लगा हो कि एकाएक मंदिर का जिक्र क्यों चल पड़ा, तो बता दें कि राजनीति में जिनकी न्यूनतम दिलचस्पी भी है वो जानते हैं कि यूपी में मंदिर राजनीति की धुरी रहा है। मंदिरों के शिखर पर बांधी जाती रही हैं चुनावी पताकाएं, दौर और दस्तूर के हिसाब से। अब एक बार फिर सामने है चुनाव, तो मथुरा का जिक्र चला है, लेकिन इस जिक्र के साथ बीजेपी की ओर से अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा गया है। देखिए, अखिलेश यादव जी और उन विपक्षी नेताओं से पूछना चाहता हूं, बताएं क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पर और भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनने का विरोध करते हैं कि समर्थन करते हैं? अखिलेश यादव की राजनीति यदुवंशियों वाली है। जाहिर सी बात है कि यदुवंशियों का कृष्ण के प्रति प्रेम अगाध है। केशव मौर्य का ये सवाल चट भी मेरी पट भी मेरी वाला है, मगर समाजवादी पार्टी के सांसद बीजेपी के लिए क्या कहते हैं वो भी तो सुनिए। चलो की तैयारी है। ऐसा है, जब ये हारने लगे तो पागलपन हो गए। इधर राजनीति अपने पूरे शबाब पर है और उधर कुछ हिंदू संगठन अपने जहर बुझे अल्फाजों के साथ मैदान में उतर गए हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी उन्हीं में से एक है। इनके बयानों से ही अंदाजा लगा लीजिए कि इनके मन में क्या चल रहा है। और एक काम और कर दें, जिस तरीके से अयोध्या में सफाई के साथ, स्पष्टता के साथ मेरा भव्य राम मंदिर बन रहा है, ठीक उसी तरीके से काशी में सफाई के साथ मस्जिद को ध्वस्त करके वहां पर मंदिर निर्माण हो और ठीक उसी तरीके से मथुरा में हो। हम पूरा स्वागत करते हैं।
तन मन धन गण से उनके साथ में, निश्चिंत रहें, ये सनातन धर्म की धरती है। इसका हिंदू संगठनों का तो खैर काम ही है ऐसे मसलों पर सियासत को धधकाना, लेकिन बीजेपी के चुनावी प्लान में मंदिर धीरे धीरे केंद्र में आता जा रहा है। मंदिर का जिक्र मोदी और अमित शाह के भाषणों में होता है तो योगी और केशव मौर्य जैसे नेता पूरी मुखरता दिखाते हैं। इसी कड़ी में अब मथुरा भी आ गया है। उम्मीद कीजिए कि ये मंदिर वाली राजनीति अभी आगे जाएगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ मोहित शर्मा, सहारनपुर, आज तक। और अब खबर पंजाब चुनाव और वहां मचे घमासान की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं और उनके रंग पर नस्ल भेदी टिप्पणी भी कर रहे हैं। से मैंने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनने पे पंजाब की हर महिला को हजार रुपए देंगे। तब से चन्नी साहब मुझे बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि केजरीवाल बहुत सस्ते कपड़े पहनता है, केजरीवाल के कपड़े सस्ते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरे कपड़े जैसे भी हैं, मेरे को तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं हजार रुपए जब अपनी महिलाओं, अपनी बहनों को, माँ बेटियों को दूंगा, उससे वो नए सूट खरीदेंगी। मेरे को उससे खुशी होगी। अपनी माँ बहनें जब नए सूट खरीदेंगी उससे खुशी होगी। कल उन्होंने मेरे को कहा कि मैं काला हूँ। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मेरा रंग काला हो सकता है। मैं मानता हूँ कि मेरा रंग काला है। मैं तो गाड़ी में, जमीन पे, पिंड पिंड में घूम रहा हूँ। धूप में मेरा रंग काला हो गया। आपकी तरह मैं हेलीकॉप्टरों में नहीं घूमता, आपकी तरह मैं आसमान में नहीं रहता। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन बुलेट रिपोर्टर चित्रा त्रिपाठी के साथ सीधे सिद्धार्थनगर से आगे आप देखते रहिए आज तक।